जी अस्सलाम वालेकुम, कैप्सा आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 73 होम असाइनमेंट एज यूजुअल, और आज का जो कंसेप्ट है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले होम असाइनमेंट जी, कितने स्टूडेंट ने होम असाइनमेंट रिटन फॉर्म में किए हैं? 4 क्वेश्चन थे। कितने स्टूडेंट्स ने चारों क्वेश्चन किए हैं रिटन फॉर्म में? ये ले दो स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स सारी क्लास में। मर्जी है आपकी, ठीक है। चौथा ने क्यों? 3 कितनी देर में हो गए थे? आधा घंटा लग गया था। हाँ जी, 2 घंटे देने होते ना सब्जेक्ट को, बाकी टाइम क्यों नहीं दिया? इस सब्जेक्ट का हक इसको क्यों नहीं दिया? क्यों हक तलफी की है इसकी? क्यों 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 तूने क्यों नहीं किया रे? क्या ये असाइनमेंट और क्या करना है तूने? क्यों नहीं की असाइनमेंट? किसने करनी है असाइनमेंट? कब करेंगे असाइनमेंट? ऐसा क्यों करते? मार्च से? क्या कह रहे हैं? आज से? मार्च से करें। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन 4 रिक्वायरमेंट पढ़नी है हमने पहले। ऐसा ही है जी, ये क्वेश्चन हमने किया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है जैसे ये क्वेश्चन किया सा है। किया हुआ ये आपको नहीं? ओके। कह रहे अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली एक्सप्लेन वेदर एफसीएल इज justified in holding its investment in the names of other individuals and also state the potential consequences of failing to comply with related provisions of the law। ये जो पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज है ना, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं ऐसे है कि है उसने लिखा हुआ कि पेनल्टी लेवल 2 लिखा हुआ है कि पेनल्टी लेवल 2 नहीं। हाँ जी, ये इसको इग्नोर कर दें। तो हमने बताना है कि इन्वेस्टमेंट जो अदर्स नेम में रखी गई है क्या ठीक है या नहीं। Latif Saeed, a shareholder in Falcon Cars Limited FCL, recently obtained a certified copy of company's investment register। उसे एक सर्टिफाइड कॉपी मिल गई कंपनी के इन्वेस्टमेंट रजिस्टर की। This documents reveal that FCL has invested in shares of various companies. However, he observed that the shares of some companies are held in the names of other individuals। कि कंपनीज के कुछ शेयर्स हैं वो कुछ और लोगों के नाम पे हैं। The details of the observation are as follows। पहला, Albatros Motorbikes Limited AML unlisted company holding 100% shares held in the name of Munir Noor, an FCL employee, कंपनी का एम्प्लॉई है, नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ AML, होल्ड्स 1 शेयर, इसको 1 शेयर दिया है नॉमिनेट करके मेंबर। सलमान तनवीर, एन FCL डायरेक्टर, नॉमिनेटेड एज अनदर मेंबर ऑफ AML, होल्ड्स 1 शेयर। बताइए क्या ये ठीक किया दूसरों के नाम पे ट्रांसफर करके? मेरा तो ख्याल है ठीक थी। क्या जरूरत थी? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। क्या मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए लॉ इजाजत देता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डिंग किसी दूसरे के नाम पे ट्रांसफर कर सकती है? यस, बिल्कुल। तो इसमें कोई इतराज तो नहीं है आपको? लतीफ भाई को समझा देंगे आप ये कि लतीफ भाई परेशान नहीं होना, ये ठीक हुआ है, लॉ इसकी इजाजत देता है और ये जरूरी था। लतीफ भाई को क्या समझाना है? ये ठीक है और ये जरूरी था। दूसरा, रेवन कार्स लिमिटेड RCL ए लिस्टेड कंपनी, 50% शेयर होल्डिंग थी। अवैस परवेज एन FCL डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ RCL होल्ड्स 10% शेयर। लीजिए, एक डायरेक्टर है और उसे नॉमिनेट किया गया है RCL के डायरेक्टर में और उसको 10% शेयर दिए गए हैं। ठीक किया क्या? क्या किसी को डायरेक्टर नॉमिनेट करे उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ जी, शेयर कर सकते हैं, लेकिन किस हद तक? अप टू क्वालिफिकेशन शेयर्स। तो इसमें इफ करके क्या बताएंगे हम? अगर तो 10% शेयर क्वालिफिकेशन शेयर 10% है तो फिर तो ठीक है। अगर 10% से कम है तो फिर वायलेशन है। उस सूरत में 10% जितने क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं उस हद तक शेयर ट्रांसफर किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर? अच्छा मुझे बताइए जरा, RCL और इस पार्ट सेकंड पार्ट के बाद RCL और FCL एसोसिएटेड कंपनीज बन गई कि नहीं?
ये है असाइनमेंट ना करने के साइड इफेक्ट्स। एसोसिएटेड कंपनी बनेगी क्या नहीं दोनों? तो फिर तो अब क्या हो गया, बन जाएगी कि नहीं बनेगी एसोसिएटेड? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है ये आरसीएल सेकंड केस में आरसीएल और एफसीएल दोनों एसोसिएटेड कंपनीज बन गई हैं, और कितनों का ख्याल है नहीं बनी? ये बन गई है भाई। किस वजह से बन गई है? आरसीएल का एक डायरेक्टर है, वो एफसीएल में भी डायरेक्टर हो गया, तो कॉमन डायरेक्टरशिप की वजह से एसोसिएटेड बनती है कि नहीं बनती? बनती है। अच्छा ठहर, जब भी सवाल पूरा नहीं हो एसोसिएटेड। लेकिन वो तो नॉमिनी डायरेक्टर की एक्सेप्शन नहीं थी कि एसोसिएटेड कंपनी में नॉमिनी डायरेक्टर की एक्सेप्शन उसे कंसीडर नहीं करना, वो एसोसिएटेड नहीं बनेगी। हाँ वो गवर्नमेंट का था। शाबाश शाबाश। हाँ जी। तो अच्छा मुझे बताइए कि जब एसोसिएटेड कंपनी बन गई तो अब आरसीएल और एफसीएल जो ट्रांजैक्शन कर सकती हैं, इनके ऊपर कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं होगी ना? अगर लोन एक दूसरे को लेती देती हैं फिर क्या रिक्वायरमेंट होगी? फिर वहां इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाली कंडीशन। अच्छा लोन वाली बात हुई तो ये, और अगर किसी एक कंपनी के डायरेक्टर ने दूसरी कंपनी के साथ ट्रांजैक्शन की, तो अगर इन कंपनीज ने आपस में एक दूसरे के साथ लोन के अलावा कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन की, तो फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा। शाबाश शाबाश, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक। तो ये चलिए आगे चलते हैं। पहले वाले में बिल्कुल इजाजत थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दूसरे वाले में इफ करके हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन शेयर की अमाउंट तक। थर्ड, कू ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी विद 5 मेंबर्स, इसके 5% शेयर है। कासिम राहील एंड एफसीएल डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ सीटीएल होल्ड्स 1 शेयर। बताइए ये एक शेयर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई प्रॉब्लम है? क्या कासिम राहील को शेयर ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं? यस या नो? नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता? ऊपर तो आपने बोला किया जा सकता है, ऐसे ना किया करें। ये ऊपर आपने ये बोला है ना, किधर है ये यहां पे तो बोला किया जा सकता है। हाँ जी, यहाँ पे ऑलरेडी उसके 5 मेंबर्स हैं। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए किए थे। यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की तादाद पूरी हो रही है, ऑलरेडी 5 है। 3 नहीं होने चाहिए, कम से कम 3 होने चाहिए, 3 रिक्वायर्ड है। तो इसका मतलब है ये नहीं, भाई ये नहीं चलेगा। क्लियर? तीनों के ऊपर कमेंट कर दिया। ये थी हमारी केस स्टडी। इसका दूसरा पार्ट नहीं करना, पता नहीं क्यों दे दिया आई कैप ने, नहीं देना चाहिए था। आगे चलते हैं। ये ले बशीर आ गया, बशीर भाई का हाँ जी सवाल। कितने स्टूडेंट ने ये वाला क्वेश्चन किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लाजमी जब कभी रिवीजन करें चैप्टर 10 की ये क्वेश्चन बशीर जमान वाला क्वेश्चन लाजमी करना है। जब कभी रिवीजन करें बशीर जमान वाला क्वेश्चन लाजमी करना है। रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं, अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एडवाइज द बोर्ड ऑफ एनटीएल एंड एआरएल the condition that must be complied with before implementing the above proposal. Ignore the requirements relating to notice of the meetings. ठीक है, नोटिस ऑफ द मीटिंग से रिलेटेड रिक्वायरमेंट इग्नोर करें, डायरेक्ट मीटिंग की रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करें। तो आपने एनटीएल के बोर्ड को भी कुछ एडवाइस करना है और एआरएल के बोर्ड को भी कि उन्होंने क्या कंडीशन पूरी करनी है। चलिए सुने कहानी। अब ये कहानी शुरू होती है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है बशीर जमान। बशीर जमान था और उसके 2 भाई थे, नदीम और फहीम। आर द ओनली शेयर होल्डर्स ऑफ नेकिन टायर लिमिटेड एनटीएल होल्डिंग 20 मिलियन, 35 मिलियन एंड 45 मिलियन शेयर रिस्पेक्टिवली। यानी बशीर भाई के पास कितने शेयर हुए? नदीम के पास, फहीम के पास, रशीद के पास, हाँ जी है, ठीक है ठीक। बशीर जमान आल्सो होल्ड्स 2 मिलियन शेयर इन एक्सिस रबर प्राइवेट लिमिटेड एआरएल। बशीर जमान के पास एआरएल के भी शेयर्स हैं 2 मिलियन।
द अदर शेयर होल्डर्स ऑफ ARL आर ताहिर, his daughter Nasra and his minor son Rauf, who respectively holds 8 billion, 37 million and 3 million shares in ARL. ठीक है, अब ये ARL की अलग उसने शेयर होल्डिंग बता दी है, NTL की अलग शेयर, अभी इनमें कोई किसी किस्म का कनेक्शन तो नहीं है, ये दोनों कंपनीज अलग अलग अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ट्विस्ट नहीं है. In the latest election of directors held during the last year, Tahir and Nasra were re-elected as director of ARL. ताहिर और नासरा री-इलेक्ट हुए थे. क्यों, रऊफ क्यों नहीं हुआ? तो माइनर को क्या प्रॉब्लम है? माइनर इनएलिजिबल है. अच्छा, तो तीसरा डायरेक्टर उन्होंने किसको अपॉइंट किया होगा? बशीर जमान को कितना किया? बशीर कहाँ है? बशीर तो भी आए नहीं. तीसरा डायरेक्टर तो उधर चाहिए ही नहीं. कंपनी कौन सी है? टाइप ऑफ कंपनी कौन सी टाइप? प्राइवेट कंपनी में कितने कितने डायरेक्टर होते हैं? कितने डायरेक्टर होते हैं? तो दो पूरे नहीं है. तीसरा डायरेक्टर चाहिए कोई? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तीसरा डायरेक्टर. तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा ही है. प्रॉब्लम तो अब शुरू होगी. प्रॉब्लम हुई 26 फरवरी को. 26 फरवरी 2023 को क्या हुआ? बशीर जमान गॉट मैरिड टू नासरा. पूरे क्वेश्चन में सबसे अहम इंफॉर्मेशन यही है. ये इंफॉर्मेशन क्यों अहम है? जी भाईजान जी, सुन्नत जिंदा होगी. शाबाश शाबाश. सुन्नत पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा थी. ये अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ा? स्टेटस पे क्या फर्क पड़ा? रिलेटेड पार्टी. शाबाश. नहीं, रिलेटेड पार्टी के अलावा भी कोई और एसोसिएटेड कंपनी का भी स्टेटस नहीं हुआ. अब बशीर जमान, अब देखें, बशीर जमान के जो NTL में शेयर है वो तो उतने ही रहे 20 मिलियन, लेकिन जो ARL में है ना, इसके शेयर अचानक बढ़ गए. पहले 2 मिलियन थे, अब बढ़ के 39 मिलियन हो गए. क्यों 39 मिलियन कैसे शेयर होल्डिंग हो गई है? क्या लॉ कहता है कि स्पाउस और माइनर चाइल्ड की जो शेयर होल्डिंग है उसे एसोसिएटेड का स्टेटस डिटरमिन करने के लिए काउंट करना है? क्या एसोसिएटेड कंपनी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि स्पाउस माइनर चाइल्ड के शेयर भी ऐड करने हैं? तो मुझे बताइए 26 फरवरी को जो बशीर जमान भाई है, इनकी ARL में शेयर होल्डिंग कितनी हो गई? 39 मिलियन. और टोटल शेयर कितने थे ARL के? 48. 50 कैसे है? अच्छा, 250 बशीर जमान के भी है. ठीक है, 50 हैं. तो अब इसके हो गए 39. 39 का मतलब कितने परसेंट शेयर होल्डिंग हो गई? मोर देन 50% हो गई. होल्डिंग सब्सिडी कैसे हुई? एक मिनट ठहर जा. होल्डिंग सब्सिडी, होल्डिंग सब्सिडरी तो एसोसिएट जो आर्टिफिशियल कंपनीज होती है उनकी होती है. एक पर्सन अगर किसी कंपनी के 60% शेयर हासिल करेगा ना, नेचुरल पर्सन, वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं होगी. एसोसिएटेड में नहीं होगी. एक पर्सन ने 60% शेयर हासिल किए, एसोसिएटेड कहां से? एसोसिएटेड किसी कंपनी की एसोसिएटेड होगी, और किसी इंडिविजुअल की भी एसोसिएटेड होती है? कोई कंपनी की होती है ना. नहीं समझे? होल्डिंग सब्सिडरीज कंपनीज होती हैं एक दूसरे की. एसोसिएटेड कंपनीज कंपनीज होती है एक दूसरे की. एक इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन किसी कंपनी के 60% शेयर लेगा तो क्या वो कहेगा मेरी सब्सिडरी बन गई है? वो कोई कंपनी के जब शेयर 50% से ज्यादा आते हैं वो सब्सिडरी बनती है. होल्डिंग सब्सिडरीज कंपनी है. होल्डिंग भी कंपनी होती है, सब्सिडरी भी कंपनी होती है. एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग में भी जो बिजनेसेस होते हैं ना, बिजनेसेस वो एक दूसरे के एसोसिएटेड कंपनीज अंडरटेकिंग होते हैं. ये तो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है. रिलेटेड पार्टी कह दें आप इसको, होल्डिंग सब्सिडी थोड़ी होगी. बहरहाल चले आगे चलते हैं.
हाँ एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टी एसोसिएटेड कंपनी भी होगी। अब मुझे बताया क्या एनटीएल, जिस दिन ये शादी हुई एनटीएल और एआरएल क्या एक दूसरे की एसोसिएटेड कंपनीज हो गई? कैसे हो गई? हाँ जी, क्योंकि वो जो नासरा है वो एआरएल में डायरेक्टर भी है, ठीक है, और उसके स्पाउस के शेयर्स भी हैं उसमें 20% एनटीएल में, समझ रहे हैं? इसको आपने ना ये अब इकट्ठा करके आपने एनालिसिस करना है बशीर जमान और नासरा का। ऑन 10 मार्च 2023 द फॉलोइंग प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन of the boards of NTL and ARL. The grant of loan of rupees 50 million by NTL to ARL. Loan will be repayable over a period of 5 years. अब बताइए ये कौन सा कंसेप्ट है? क्या साबित करे क्या ये दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हैं या नहीं? कैसे एसोसिएटेड कंपनी की डेफिनेशन से साबित करे? वो तो ये कहती है कि वो तब होंगी जब पर्सन जो है वो एक कंपनी में डायरेक्टर या 20% का शेयर होल्डर, दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर या 20% का शेयर होल्डर होगा। बताया कहा है? क्या बताया हुआ है? बशीर इसमें एनटीएल में डायरेक्टर है, बताया हुआ है? 20% का शेयर होल्डर डायरेक्टर भी होता है, खुदा को हो शेयर होल्डर डायरेक्टर भी होता है, ये कहा मैंने पढ़ा है तो नहीं ना, इधर है तो नहीं ना, सारे के साथ बारिश में है पानी फिर गया सारे कंसेप्ट्स के ऊपर। तो ये बशीर जमान डायरेक्टर नहीं है इसमें एनटीएल में, ठीक है, शेयर होल्डर 20% का। अब अगर बशीर जमान एआरएल में डायरेक्टर होता तो दोनों एसोसिएटेड होती, तो बशीर जमान के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एसोसिएटेड नहीं बन रही। अगर नासरा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, नासरा एआरएल में डायरेक्टर है, एग्रीड? नासरा के एनटीएल में कितने शेयर्स हैं? हाँ नहीं है, लेकिन अरे गलती कर गए, क्या स्पाउस और माइनर चाइल्ड के शेयर्स भी गिनने? तो स्पाउस से कितने शेयर्स हैं? 20 मिलियन। तो बताइए कितने शेयर हो गए इसके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? 20% शेयर हो गए। तो इसका मतलब आप सुनिए जरा, एनालिसिस सम कर रहे हो। नासरा इज ए डायरेक्टर इन एआरएल एंड आल्सो होल्ड्स 20% शेयर्स इन एनटीएल थ्रू इट्स स्पाउस, थ्रू हर स्पाउस। बताइए क्या शेयर होल्ड कर रही है कि नहीं कर रही? तो इस तरफ डायरेक्टर, उस तरफ स्पाउस के थ्रू शेयर्स, क्या एसोसिएटेड कंपनीज होगी कि नहीं होगी? भाई साबित हो गया दोनों एसोसिएटेड कंपनी हो गई है कि नहीं हो गई? शाबाश, मुबारक हो, दोनों एसोसिएटेड कंपनीज हो गई। अच्छा, फिर 10 मार्च को क्या हुआ? वो कह रहा अब बताइए मुझे, अब एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी भी होती है, अब आगे जो भी ट्रांजैक्शन आएगी उस पर अगर वो एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट अप्लाई होता है वो भी करेंगे, रिलेटेड पार्टी का अप्लाई होता हुआ वो भी करेंगे। आइंदा जब कभी कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी आए तो आपने उसके ऊपर होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है, एसोसिएटेड का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है, रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है। और अगर कोई एसोसिएटेड कंपनी आए उसके ऊपर एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है, रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट भी अप्लाई करना है। और अगर कोई रिलेटेड पार्टी आए उसके ऊपर रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट ही अप्लाई करना है। नहीं भाई बात समझ में? तो लिखी क्यों नहीं? लिखी सर, क्या लिखी थी? ये सारी बातें लिखी थी। क्या लिखा था? बता होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएटेड, होल्डिंग सब्सिडरी पे एसोसिएटेड वाला रूल भी लगेगा, रिलेटेड पार्टी का भी। लिख ले, लिखा हुआ तो अच्छी बात है, दोबारा लिख रहे हो बस। देखें, होल्डिंग कंपनी पे, होल्डिंग सब्सिडरी पे, होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट भी लगेगा, एसोसिएटेड का भी लगेगा, रिलेटेड पार्टी का भी लगेगा। होल्डिंग सब्सिडरी पे होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट भी लगेगा, एसोसिएटेड का कंसेप्ट भी लगेगा, रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट भी लगेगा। एसोसिएटेड कंपनी पे दूसरा पॉइंट, एसोसिएटेड कंपनी पे एसोसिएटेड का कंसेप्ट भी लगेगा, रिलेटेड पार्टी का कंसेप्ट भी लगेगा, और रिलेटेड पार्टी पे, ठीक है जी। मेरा भाई कहां लिखा है? लिख लेता हूं। मुतमिन होके बैठा था, मैं कलप रहा हूं, गला खराब हो गया।
चीज से सुकून से मुतमिन होके बैठे हुए, अभी भी पता था। कहाँ लिखा हुआ है ये बात, कहाँ लिखी हुई है? हो ही नहीं सकता लिखी हो। मजे आपकी। अब देखे, ग्रांट ऑफ ए लोन ऑफ ₹50 million बाय एनटीएल टू एआरएल, लोन विल पे, ये कौन से वाला केस आया? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी वाला। हाँ जी। सेकंड, तो उसकी कंडीशन सारी लोन लिख लेंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन वाली भी लिखेंगे दूसरी। सेकंड, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एआरएल टू एनएल ऑन स्पेशल क्रेडिट टर्म्स ऑफ 6 months। नॉर्मल नहीं बोल रहा, स्पेशल क्रेडिट टर्म्स। ये कौन सी ट्रांजैक्शन हुई? आउटसाइड। अब ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन भी है एआरएल टू एनएल, तो इसमें कौन सा वाला कंसेप्ट अप्लाई होगा? हाँ जी, ठीक है। लेकिन चूंकि इसमें एक डायरेक्टर का इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, क्या इस सेकंड वाली ट्रांजैक्शन में किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? और बताइए। अच्छा, पहली वाली ट्रांजैक्शन में बताइए किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? एनटीएल ने एआरएल को लोन देना है, किसी डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है कि नहीं? क्योंकि अगर डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो तो कंसेप्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट। सवाल मेरा सादा सवाल है, उसका सादा जवाब देना है। क्या ये पहली वाली ट्रांजैक्शन में किसी डायरेक्टर का, एनटीएल एआरएल को लोन दे रही है, क्या इसमें किसी डायरेक्टर इन्वॉल्व है? कोई नहीं है, क्योंकि वो बशीर जमान डायरेक्टर नहीं है। दूसरा, सेल ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एआरएल टू एनटीएल ऑन स्पेशल क्रेडिट टर्म्स, इसमें डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है? कैसे, किसका, कौन है डायरेक्टर इसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व? नासरा का इंटरेस्ट इन्वॉल्व, लेकिन नासरा तक तो शेयर्स ही नहीं है, थ्रू स्पाउस है। शाबाश। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि इसमें ये एसोसिएटेड कंपनी, इसमें ये एसोसिएटेड कंपनी थी, इसमें सिर्फ एसोसिएटेड वाला कंसेप्ट अप्लाई हुआ, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनी। ये एसोसिएटेड कंपनी है, ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, लेकिन चूंकि एसोसिएटेड कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होती है, इसमें रिलेटेड पार्टी वाला कंसेप्ट भी अप्लाई हुआ, और इसमें चूंकि डायरेक्टर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, तो डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर्स इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व हुआ। यानी अब कंप्लीट बात ये बनी, अगर होल्डिंग सब्सिडरी है तो होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होगा, एसोसिएटेड का भी होगा, रिलेटेड पार्टी का भी होगा। अगर एसोसिएटेड कंपनी है तो एसोसिएटेड कंपनी का कंसेप्ट भी अप्लाई होगा, रिलेटेड पार्टी का भी अप्लाई होगा, रिलेटेड पार्टी है तो रिलेटेड पार्टी का अप्लाई होगा। और अगर इनमें कहीं कोई डायरेक्टर आ जाता है तो फिर डिस्क्लोजर ऑफ डायरेक्टर इंटरेस्ट का कंसेप्ट भी अप्लाई होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये, कॉम्प्रिहेंसिव। क्लियर? माइंड से सब कुछ क्लियर हो गया? शाबाश, क्लियर हो गया। चलें अब आ जाएं, ये तो कल वाला टॉपिक जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाला। एक्स्ट्रावेगेंट होटल्स लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2000। EHL's financial year ends on 30 June. EHL has kept its books of accounts in professional, systematic and organized manner since incorporation. On 15 March 2022, due to shortage of space, the Board of Directors has approved that the books of accounts should only be kept up to the period prescribed by Companies Act 2017, upon which year EHL can dispose of its books of accounts. जी बताइए, पहले तो बताइए बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टाइम पीरियड क्या होता है, कितने अरसे तक प्रिजर्व करनी है? 10 financial years prior to current. हाँ, 10 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पे हम किस फाइनेंशियल ईयर में? 2022, 15 मार्च 2022, ये रहना 30 जून। क्या 15 मार्च 2022 जो वर्क इन प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर ऐसे काउंट करना है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर होगा 1 जुलाई 21 से, नहीं, पहला होगा 30 जून 2021, पहला
साल जो एंड हो रहा है 30 जून 2021 पे, पहला 21 30 जून 2021 पहला साल, 20 19 18 17 16 15 14 13 12 30 जून 2012 जो साल एंड हो रहा है ना वो 10वां है, और यानी 30 जून 2012 एंड हो रहा है तो स्टार्ट क्या है 1 जुलाई 2011, यानी 1 जुलाई 2011 से ऑनवर्ड का रिकॉर्ड आपने संभाल के रखना है। इससे पुराना जितना भी रिकॉर्ड है 1 जुलाई 2011 से पुराना जितना भी रिकॉर्ड है बेच दे जला दे। हाँ जी, ये पता है कैसे गिने 10 साल? और फिर उसके बाद 1 जुलाई पे क्यों पहुंचे हैं? क्यों पहुंचे? हाँ, साल शुरू वहां से हुआ है, शुरू वहां से हुआ है। शाबाश भाई। क्वेश्चन 1 में की प्रॉब्लम? Question 2. SQL Plastics Limited is a wholly owned subsidiary of a foreign company and has its registered office in Karachi. List the books of accounts the company is required to maintain. Books of accounts, कौन सी books of accounts? कौन सी books of accounts है जो मेंटेन करनी है? हाँ जी, कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है? ये ले भाई, कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है? या खुदा का खौफ कर, क्या? ऑल सम ऑफ मनी, ऑल सेल्स एंड परचेजेस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज, आइटम्स ऑफ कॉस्ट, if company is engaged in manufacturing, mining, etc. activities. State the condition which the director shall be required to comply with if they want to keep the books of accounts at SQL's factory located in Peshawar. हेड ऑफिस के अलावा किसी और जगह पे मेंटेन तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बुक्स ऑफ अकाउंट्स रजिस्टर्ड ऑफिस में ही मेंटेन होंगी। क्या शरायत है? बोर्ड रेजोल्यूशन पास की जाए। आगे पूरा पर रुक क्यों जाते हैं आप? रजिस्ट्रार को कंफर्म नोटिफाई करना है बस विद इन 7 days। हाँ जी, विद इन 7 days ऑफ रेजोल्यूशन, पासिंग द रेजोल्यूशन। क्लियर? ये आपकी तैयारी, कोई तैयारी नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया, कोई तैयारी कर ही नहीं रहे आप। पता नहीं कब करेंगे, अल्लाह जाने। मुझे ना तैयारी करके दिखाया, आखिरी महीने तैयारी करनी है। ये नहीं कि पहले कर ले, उस्ताद भी देख ले कि बच्चे ने तैयारी की हुई, खुश हो जाए हम। नहीं, आखिरी महीने करनी है ना आपने। अच्छा, आखिरी महीने भी नहीं करनी, मर्जी आपकी। चलिए, जो कंसेप्ट आप स्टडी करने जा रहे हैं वो कल पढ़ा था बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आज पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कल कौन सा अकाउंट्स पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ा था? आज क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? दोनों में फर्क क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जनरल लेजर ट्रायल, अकाउंटिंग साइकिल का शुरू, फर्स्ट हाफ। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह, अकाउंटिंग साइकिल का सेकेंड हाफ। कल बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रूल्स पढ़े थे। दोनों में फर्क क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट हर रोज मेंटेन हो रही होती है, अपडेट हो रही होती है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ साल में एक दफा, साल के एंड में बनते हैं। मतलब जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो साल खत्म होने के बाद एंड में बनती है। हाँ, जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वो साल के दौरान भी बन सकती हैं, लेकिन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नाम से जाहिर है क्या, साल के बाद बनेंगे, ये पूरे साल के। कह रहा व्हाट इज इंक्लूडेड, बताइए अकाउंटिंग में क्या पढ़ते हैं आप? अभी पता चल जाता है। फाइनेंशियल कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या चीजें शामिल है बताइए। अकाउंटिंग में आपके अकाउंटिंग के टीचर का इम्तिहान है। SOI SOFP क्या होता है? ये लॉ में ऐसा नहीं चलता है, ऐसा की एब्रीविएशन ना इस्तेमाल करें। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स द अकाउंट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स पिछले साल की, वो भी तो प्रेजेंट की जाती है। और अगर SCCP कुछ और कहे आइंदा के वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल होगा तो वो भी करेंगे।
तो व्हाट इज इंक्लूडेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये क्लियर हो गया। दूसरा सवाल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा? पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनेगी कितने अरसे के लिए बनेगी? क्या 1 साल के लिए, या 1 साल से कम या ज्यादा भी हो सकता है? कम या ज्यादा भी हो सकता है, बिल्कुल। जैसे फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होगी वो नॉर्मली कम पीरियड होता है। वो कब से कब तक होता है? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर पे बनेंगे, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फर्स्ट है जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो कब से कब तक बननी है? इनकॉर्पोरेशन से लेके, और जो सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये कब होंगी? फ्रॉम प्रीसीडिंग, ये इनका पीरियड क्या होगा? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से लेके क्लोज ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जो भी कंपनी ने अडॉप्ट किया, वो 30 जून का भी हो सकता है, वो 30 सितंबर का भी हो सकता है, 31 मार्च का भी हो सकता है, 31 दिसंबर का भी हो सकता है। सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 12 मंथ से एक्सीड नहीं करेगी अनलेस रजिस्ट्रार अप्रूवल दे दे स्पेशल केस में। यानी ये वाला केस जो फर्स्ट वाला है और ये वाला केस आपको बताता है कि फाइनेंशियल जो हमारा पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो 1 साल से कम भी हो सकता है, 1 साल से ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन ये रूल क्या बताता है कि नॉर्मली 1 साल होता है। ठीक है, ये असल में उस वक्त होता है जब फाइनेंशियल ईयर चेंज करना हो। ये भी रेयर केस है, समझ लें कंपनी की जिंदगी में सिर्फ एक दफा आएगा। तो ये भी कंपनी की जिंदगी में सिर्फ एक दफा का रूटीन में जो केस चलता है वो कौन सा है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से लेके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के क्लोज तक। यानी ये लगभग 1 साल ही बनता है तकरीबन, बल्कि एग्जैक्टली 1 साल ही बनता है। लेकिन आपने उस एग्जाम में 1 साल नहीं लिखना, क्योंकि 1 साल से मुराद पता नहीं कैलेंडर ईयर है, पता नहीं फाइनेंशियल ईयर है। तो आपने क्या लिखना है? क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर टिल क्लोज ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, अब ये तो कंसेप्ट, ये जरा ध्यान से सुनिएगा। ये कंसेप्ट था पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं व्हेन टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कब प्रेजेंट करना है? याद रखें, एक लफ्ज कंसेप्ट बताने लगो या ऑटोमेटिकली आपको पढ़े बगैर समझ आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रेजेंट होना है एजीएम में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहां प्रेजेंट होना है? तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो प्रेजेंट करने का टाइम पीरियड है वो वही टाइम पीरियड होगा एजीएम का है। यानी फर्स्ट एजीएम का क्या टाइम पीरियड? सब्सिक्वेंट का और 1 इन ईच कैलेंडर ईयर। और क्या एक्सटेंशन मिल सकती है? देखिए वही बातें नहीं लिखी हुई, ऐसा ही है, चेक कर लें, रीड कर ले एक दफा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। देखिए मैच कर लें, एजीएम वाली रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर लें। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट सेम है कि नहीं? एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट करवाने की और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करने की। देखिए सेम है कि नहीं? सेम सेम। आगे चलते हैं। भैया जी अप टू 5 मिलियन है कि 1 मिलियन है? ये 1 मिलियन है। ऐसे ना कभी इन्हें 5 मिलियन पढ़ा देना था, इन्होंने पढ़ भी लेना था। बुक लाए हुए आप, पढ़ते भी हैं। ये 1 कर दें इसको। अगला सवाल मेरा ये है, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एजीआई में प्रेजेंट की जाएंगी, 2 सवाल मेरे। नंबर 1, क्या एजीएम का जो नोटिस भेजा जाएगा उसके साथ अटैच की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी? फिर से,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट सभी हमने पढ़ा कि एजीएम में प्रेजेंट की जाएगी। दूसरा सवाल मेरा, उस एजीएम का जब नोटिस भेजा जाएगा उसके साथ ही अटैच की जाएगी कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट? की जाएगी कि नहीं की जाएंगी? की जाएंगी कि नहीं की जाएंगी? क्या नोटिस ऑफ एजीएम के साथ हमने कुछ पढ़ा कि क्या क्या चीजें अटैच की जाएंगी? वो क्या क्या थी उनमें? इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये शामिल थी कि नहीं थी? तो इसका मतलब है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका क्या कमाल मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप लोगों को चैप्टर 8 भी नहीं आता, क्योंकि ये चैप्टर 8 मीटिंग वाले कंसेप्ट में था कि जब मीटिंग होगी उसका नोटिस होगा, उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स अटैच होंगी, है ना, लिखा हुआ। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा, नोटिस ऑफ एजीएम के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच होगी, ये समझ आ गया। क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना रिक्वायर्ड है कि नहीं? इट डिपेंड्स। क्या जो कंपनी की एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगी इसका ऑडिट होना रिक्वायर्ड है कि नहीं? इट डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है? अगर तो कंपनी है प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल है अप टू 1 मिलियन, प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन, प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन, अप टू 1 मिलियन में थकी गाड़ी नहीं आती, और ये कंपनी स्टार्ट करेंगे 1 मिलियन में, वल तो पॉसिबल है, लेकिन चले फर्ज करें अगर है भी, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनी है उसका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है, उसका ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। हां, अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है, ऑडिट रिक्वायर्ड है। पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है प्राइवेट कंपनी का, ऑडिट रिक्वायर्ड। पब्लिक कंपनी कोई भी हो, ऑडिट रिक्वायर्ड है। प्राइवेट कंपनी होगी तो 1 मिलियन तक पेड अप कैपिटल, ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, और 1 मिलियन से ज्यादा है तो प्रैक्टिस में जब कभी भी आपने कोई कंपनी ओपन करनी, स्टार्ट करनी है ना, तो आपकी कोशिश होगी क्या कि पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक रखें, इससे ऊपर ना जाने दे, वरना ऑडिट रिक्वायर्ड हो जाएगा। ठीक है, फिर ऑडिट होगा, फिर उसकी फीस देनी पड़ेगी। तो क्या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट रिक्वायर्ड है? अगर प्राइवेट कंपनी है, पेड अप कैपिटल 1 मिलियन तक है तो ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से है तो ऑडिट रिक्वायर्ड है। अच्छा, अगर ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर क्या करना है? फिर एक एफिडेविट, बयान हल्फी जमा करवाना है। किसने? सीईओ ने। क्या लिखा? किसने लिखा हुआ है? सीईओ ने एफिडेविट जमा करवाना है। क्या कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोर्ड ने अप्रूव कर दी हुई हैं, ऑडिट नहीं हुआ, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दी हुई हैं, ये लिखा जाएगा। देखो, समझ आया आपको? इससे ये हमें सबक सीखने को मिला कि हर कंपनी का ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है पाकिस्तान में। ऐसी कंपनी जिनका पेड अप कैपिटल, प्राइवेट कंपनी और पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से कम है, उनका ऑडिट रिक्वायर्ड, जिनका पेड अप कैपिटल 1 मिलियन से ज्यादा है उनका ऑडिट रिक्वायर्ड है। डन जी? चलिए, तो जिनका ऑडिट रिक्वायर्ड है वो जब नोटिस के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाएंगी तो साथ में ऑडिट रिपोर्ट भी लगाएंगे। नोटिस ऑफ एजीएम के साथ जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगाएंगी तो चले, ये लेफ्ट वाला बोर्ड तो हो गया हमारा। अच्छा, ये डिस्पैच टू मेंबर ऑलरेडी आपने, अब क्या कंसर्न हम पढ़ने लगे हैं? ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या होता है? सर्टिफिकेशन। कैसे पता चलेगा? यही है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी की ऑफिशियल है और ऑथोराइज्ड है, साइन होंगे। तो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या? ऑथेंटिकेशन। इसमें दो चीजें, अप्रूवल और साइन। दो चीजें कौन कौन सी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग में, और उसके ऊपर साइन सारे डायरेक्टर्स नहीं करेंगे, वो तो 20 डायरेक्टर होंगे, इतनी जगह नहीं होनी। तो साइन कौन करेंगे? 3 लोग, एट लीस्ट 1 डायरेक्टर एंड 1 चीफ एग्जीक्यूटिव, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो तीसरा सीएफओ होगा।
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में भी यही थे? मैं नहीं मानता। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट खोल के देखे, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या है, मतलब वो चैप्टर, उसमें देखे क्या स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अप्रूवल में उन्होंने कहा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है और सीईओ था। अच्छा, और अगर सीईओ पाकिस्तान में नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर हो जाएंगे? वो नहीं थे। यानी स्टैट्यूटरी का फर्क आ गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उन्हें सीईओ को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में नहीं दी। कह रहा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में भैया आप उधर मौजूद हो। हाँ जी, ये नहीं उधर कंपनी बनी, उधर सीईओ चला गया पाकिस्तान से बाहर, कंपनी खुलते ही दुबई निकल गया। कंपनी खुलते ही सीईओ को दुबई जाने की इजाजत नहीं दी। नोट किया आपने? नहीं नोट किया आपने? तो बताइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, सबूत के तौर पे साइन कौन कौन करेगा? एट लीस्ट 1 डायरेक्टर, सीईओ, अगर सीईओ पाकिस्तान में नहीं है तो एट लीस्ट 2 डायरेक्टर्स, लिस्टेड कंपनी के केस में सीएफओ भी। डन। भेजनी किस किस को है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? भेजनी किस किस को है? भेजनी किसको है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? देखें, अब देखिए हिसाब देखें, बन भी गई, ऑडिट भी हो गया, रिपोर्ट भी लगा दी साथ, और साइन भी हो गए। साइन सून करवा के, रिपोर्ट स्पोर्ट लगा के, सारा तैयार करा के क्या करना है? बेच दे। भेज दे, बेच नहीं, भेज दे। क्या करे? भेज दे। किसको भेज दे? मेंबर्स को भेज दे। और फाइल करवाए। फाइल आपको बताया था, फाइल का मतलब क्या होता है? रेगुलेटरी अथॉरिटीज को जमा करवाए। जमा कहां करवाए? भेजे किसको? मेंबर्स को, हर मेंबर को। कब भेजे? मीटिंग से 21 दिन पहले, एजीएम के नोटिस के साथ। देखिए यही कह रहा है। और उसके साथ दूसरे लवाजमात भी हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ दूसरे लवाजमात क्या होते हैं? ऑडिट रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट, लिस्टेड कंपनी है तो चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट। चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट ये भेजेगा। और फाइल किस किस को करानी है? रजिस्ट्रार को भी फाइल करवानी है, और एससीसीपी को भी, और स्टॉक एक्सचेंज भी। असल सवाल ये नहीं है कि किसको, असल सवाल है कब। कह रहा है बिफोर, अगर लिस्टेड कंपनी है तो बिफोर एजीएम भी करवानी है, और अगर आफ्टर एजीएम तो करवानी है। अगर लिस्टेड कंपनी हो तो बिफोर एजीएम भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करनी है। किसको फाइल करनी है? कह रहा है लिस्टेड कंपनी है, एजीएम से पहले 3 कॉपी हार्ड फॉर्म में, 1 कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल की शक्ल में। 3 कॉपीज हार्ड फॉर्म में थ्रू पोस्ट, 1 कॉपी ईमेल की शक्ल में। किस किस को? कमीशन, रजिस्ट्रार और सिक्योरिटीज एक्सचेंज को। जैसे ही शेयर होल्डर्स को डिस्पैच की, साथ ही लिस्टेड कंपनी है तो क्या करे? 3 कॉपीज हार्ड फॉर्म में, 1 कॉपी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिट करनी है। किसको? कमीशन को, रजिस्ट्रार को, स्टॉक एक्सचेंज को, और साथ में वेबसाइट पे अपलोड भी कर दें। ठीक हो गया? और बाकी की और अगर एजीएम के बाद, ये तो काम करना है एजीएम से पहले, नोटिस जब आपने दे दिया उसके साथ ही। दूसरा टास्क हमारा ये है कि एजीएम के बाद क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी को सबमिट करवा? हाँ जी बिल्कुल, एजीएम के बाद भी सबमिट करवानी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है? किसको करवानी है? इन्हीं लोगों को। ठीक है? टाइम लिमिट क्या है? लिस्टेड कंपनी ने विद इन 30 डेज सबमिट करवाना है, अदर कंपनीज ने विद इन 15 डेज। लिस्टेड कंपनी के केस में टाइम पीरियड ज्यादा है, अनलिस्टेड के केस में कम। ऑल कंपनीज,
एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी विद पेड अप, ये एक्सेप्शन कुछ ज्यादा हो गई है स्लर्निंग ऑब्जेक्टिव है ना, कुछ मिक्स होती जा रही है। अच्छा, अगर मेंबर एजीएम तो हुई लेकिन उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंबर्स ने अडॉप्ट नहीं की, अप्रूव नहीं की, फाइनल नहीं हुई, फाइनल अप्रूवल मेंबर, क्या फिर भी जमा करवानी है ये? अच्छा मुझे ये बताइए, ये आफ्टर एजीएम सिर्फ रजिस्ट्रार को जमा करवानी है कि आफ्टर एजीएम भी सबको जमा करवानी है? मुझे ये थोड़ा, मुझे लग रहा है सिर्फ रजिस्ट्रार को करवानी है। तो चुप करके बैठे हुए, मैंने तो अभी बोला था सबको करवानी है। कहाँ बोला आपने? आवाज जाती नहीं है रास्ते में क्या होती है, पंचर हो जाती है आवाज। तो बाद में एजीएम के बाद किसको जमा करवानी है? अब सारा कंसेप्ट दोबारा करना नहीं, अब नहीं मजा है, सारा कंसेप्ट दोबारा, सारा कंसेप्ट दोबारा। मुझे ये बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, चेंज इन इक्विटी, नोट्स, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और अगर कैसी में कुछ और कह दिया तो वो भी शामिल है। अच्छा बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होना चाहिए? पीरियड कवर्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो अगर फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो इनकॉर्पोरेशन से लेके क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर तक, सब्सीक्वेंट है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर से लेके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक, ठीक है? 12 मंथ का टाइम पीरियड होगा, लेकिन 12 मंथ से ज्यादा भी हो सकता है अगर रजिस्ट्रार से परमिशन ले ली जाए। ये तो था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पीरियड क्या होगा, पी फॉर पीरियड। अब पी फॉर प्रेजेंट कहां करना है, कब करना है? एजीएम में, यानी फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो कब प्रेजेंट करनी है? विद इन 16 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो विद इन 120 डेज ऑफ क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वंस इन ईच कैलेंडर ईयर। एक्सटेंशन मिल सकती है क्या? एक्सटेंशन कब मिल सकती है? पूरा कंसेप्ट बताना है। एक्सटेंशन क्या मिल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्सटेंशन मिल सकती है? कंसेप्ट पूरा बताएं, शाबाश, जल्दी करें जल्दी। एक्सटेंशन मिल सकती है कि नहीं? कैसे मिल सकती है एक्सटेंशन? जल्दी बताएं, जल्दी पूरा कंसेप्ट बताएं। इनकम्प्लीट आंसर इज इनकरेक्ट आंसर। हाँ, कमीशन और रजिस्ट्रार नहीं बोलना, और बताना है कब कमीशन कब रजिस्ट्रार, बताना है। चुप करके बैठो, बताया क्यों नहीं? कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो एक्सटेंशन देगा कमीशन, अनलिस्टेड है तो एक्सटेंशन देगा रजिस्ट्रार। कितने अरसे के लिए? अप टू 30 डेज। शाबाश, ये अब आया लाइन पे, ठीक है? क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है इसका ऑडिट करवाना रिक्वायर्ड है? अगर प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल अप टू 1 मिलियन है तो ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, इसके अलावा ऑडिट रिक्वायर्ड है। अगर ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है तो क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से एफिडेविट जमा करवाया। किस चीज का एफिडेविट? क्या ऑडिट करवाया हुआ हमने? किस चीज का? कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रूव कर लिया, चेक कर लिया, देख लिया, पढ़ लिया। चले, लेफ्ट बोर्ड तो क्लियर हो गया, ये आपका कंसेप्ट पक्का है। राइट बोर्ड क्या ऑथेंटिकेट करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथेंटिकेट करना है। भाई ने कहा इसका वही कंसेप्ट है जो कौन से वाला है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट वाला वही कंसेप्ट है क्या? थोड़ा सा फर्क है। हाँ जी, शाबाश। ऑथेंटिकेट तो अप्रूव कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। साइन कौन करेगा? एटलीस्ट 1 डायरेक्टर, 1 सीईओ, अगर वो पाकिस्तान में नहीं है तो फिर 2 डायरेक्टर एटलीस्ट, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ। ये हो गए तो अप्रूवल साइनिंग। नेक्स्ट, क्या डिस्पैच करना है किसी को? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक लफ्ज है डिस्पैच, एक है फाइलिंग। डिस्पैच किसको करते हैं, फाइलिंग किसको करते हैं? मेंबर्स को डिस्पैच। तो मेंबर्स को कब डिस्पैच करना है? बिफोर एजीएम। किसके साथ? नोटिस ऑफ एजीएम के साथ, और ऑडिट रिपोर्ट, और डायरेक्टर रिपोर्ट, और शाबाश। और फाइलिंग किसको करनी है? कब करनी है फाइलिंग? एजीएम से पहले भी करनी है, एजीएम के बाद भी करनी है। एजीएम से पहले फाइलिंग कब करनी है? जैसे ही मेंबर को नोटिस भिजवाया साथ ही फाइलिंग करो। किसको? कमीशन को, रजिस्ट्रार को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज को, स्टॉक एक्सचेंज को। क्या 3 कॉपीज बाय पोस्ट और 1 कॉपी बाय इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है? लिस्टेड कंपनी के केस में बिफोर एजीएम की रिक्वायरमेंट है। और आफ्टर एजीएम के फाइल करनी है किसको?
रजिस्ट्रार को, ये पॉइंट था जिसमें हमने मार्क, जिसकी वजह से हमें सारा दोबारा रिवाइज करना पड़ा। रजिस्ट्रार को आफ्टर एजीएम हमने ऐड करनी, और अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एजीएम में अप्रूव ही नहीं हुई, अडॉप्ट ही नहीं हुई, फिर भी भिजवानी है रजिस्ट्रार को, रीजन के साथ कि क्यों अडॉप्ट नहीं हुई। क्या इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की और ऑडिट रिपोर्ट की कोई कॉपी रखी जाएगी ऑफिस में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखा था, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखना। ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन? ये चीफ एग्जीक्यूटिव अगर पाकिस्तान में मौजूद ना हो तो एटलीस्ट 2 डायरेक्टर साइन करें, तो सर इसमें 1 डायरेक्टर और रिक्वायरमेंट भी है, तो ये 3 हो गए। नहीं, ये 3 नहीं हुए। जब चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान में नहीं है तो फिर ये एटलीस्ट 2 डायरेक्टर साइन करें। एक डायरेक्टर तो पहले था ही, अब चीफ एग्जीक्यूटिव की जगह एक दूसरा डायरेक्टर आएगा, तो ये इन टोटल 2 डायरेक्टर्स हो जाएंगे। और अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ भी आ जाएगा। सीएफओ भी डायरेक्टर होता है ना? नहीं बताया, तो इसका मतलब नहीं होता। ठीक है, सीएफओ नहीं होता। और कोई क्वेश्चन? जी। अगर लिस्टेड कंपनी नहीं है तो बिफोर एजीएम कोई फाइलिंग नहीं करनी, फिर सिर्फ आफ्टर एजीएम करनी है, और वो भी उसकी एक्सेप्शन है, उसकी भी एक्सेप्शन है। लिस्टेड कंपनी है तो एजीएम से पहले करनी है फाइलिंग, अनलिस्टेड है तो एजीएम से पहले कोई फाइलिंग नहीं करनी। डन? क्या अनलिस्टेड कंपनी ने एजीएम से पहले शेयर होल्डर्स को डिस्पैच करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? क्या अनलिस्टेड कंपनी ने एजीएम से पहले शेयर होल्डर्स को डिस्पैच करनी है? शेयर होल्डर्स को तो करनी है, उनका क्या कसूर है? ठीक है। रजिस्ट्रार को, ये एसएससीपी को, स्टॉक एक्सचेंज को नहीं करना। यानी सबमिशन है, डिस्पैच है, फाइलिंग नहीं है बिफोर। अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो डिस्पैच की रिक्वायरमेंट है, फाइलिंग की नहीं है। कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे नहीं लगता। कोई सवाल है तो पूछ लें। सब आता है, सब अच्छा है, मेरे को सब आता है, मर्जी है आपकी। चलिए, आज का असाइनमेंट जरूर कीजिएगा, रिटन फॉर्म में कीजिएगा, और पानी से बचा के लाइएगा असाइनमेंट कल। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।